क्या 1 महीने की प्रक्रिया से तय हो सकती है किसी की नागरिकता? क्या 65 लाख वोट सिर्फ सुधार का हिस्सा हैं या किसी बड़ी राजनीतिक रणनीति का संकेत? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वाकई एक वोट एक नागरिक का सिद्धांत डगमगा रहा है? देश की सबसे बड़ी अदालत में आज लोकतंत्र की सबसे बुनियादी नींव मतदाता सूची पर सुनवाई जारी है। विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग की स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन प्रक्रिया पर सवालों की झड़ी लगा दी। उनका कहना है कि बिना जमीनी सर्वे, बिना दस्तावेज और बिना साक्ष्य के ड्राफ्ट लिस्ट तैयार की गई। वोटर्स को फॉर्म 4 भेजकर नाम काट दिए गए, जबकि नियमों के मुताबिक फॉर्म 6 में आधार, निवास और आयु प्रमाण पत्र जरूरी होता है, जो इस बार नहीं लिए गए। कोर्ट में यह भी दलील दी गई कि आयोग खुद ही तय कर रहा है कि कौन मरा है, कौन बदला पता किसका है और कौन नागरिक नहीं है। क्या यह आयोग के अधिकार क्षेत्र से बाहर है? सुनवाई के दौरान आयोग ने माना है कि 65 लाख वोट हटाए जा रहे हैं और सुधार की इस विशाल प्रक्रिया में कुछ गड़बड़ियां होना संभावित है। लेकिन सवाल यह है कि जब देश में हर वोट सत्ता तय करता है, तो क्या इस कुछ गड़बड़ियों को नजरअंदाज किया जा सकता है? क्या सत्ता पक्ष इस प्रक्रिया को अपने हित में मोड़ रहा है या फिर विपक्ष इसे साजिश का नाम देकर राजनीतिक जमीन तलाश रहा है? बिहार जैसे राज्य से भी रिपोर्ट आ रही है, जहां वोटर्स के नाम बिना डॉक्यूमेंट हटाए जा रहे हैं। संसद में इस बीच बिल भी पारित हो रहा है, जिससे और सस्पेंस बढ़ रहा है। तो क्या यह महज प्रक्रिया है या फिर कुछ बड़ा खेल चल रहा है? आज का सवाल सीधा है, क्या वाकई चुनाव आयोग 1 मैन 1 वोट का सिद्धांत निभा रहा है या फिर कहीं लोकतंत्र की रीढ़ ही तो नहीं हिल रही है? 65 लाख वोट गायब नजर आ रहे हैं। जरा बयान सुनिए, फिर कराएंगे हमारे मेहमानों से तारुफ। कमीशन की ड्यूटी है कि वो 1 मैन 1 वोट इन्फोर्स करें, और उन्होंने नहीं किया, उन्होंने अपनी ड्यूटी नहीं की। तो हम सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसकी रक्षा कर रहे हैं, संविधान की रक्षा कर रहे हैं, और हम करते रहेंगे, हम रुकेंगे नहीं। पूरा बिल को पास करने का हमने प्रक्रिया शुरू कर दिया है। आज भी जितना बिल पारित करना है वो हम पारित करेंगे, और जिसको सेलेक्ट कमेटी में भेजना है उसको भेजेंगे, प्रक्रिया पूरा करेंगे। हम प्रक्रिया पूरा मानते हैं और विपक्ष का हंगामा के बावजूद भी अपने जो मेंबर्स हैं वो अपना बात रखेंगे और हम बिल को पारित करेंगे। बिहार का दुर्भाग्य है, और आप देख रहे हैं लगातार जो है कई वोटर्स का जो है नाम जो है कटा हुआ है, और कई लोगों के पास डॉक्यूमेंट नहीं है, और कितने बिहार के लोग जो है बाहर जो है गए हुए हैं, जो बिहार में ही वोट डालते हैं। तो ये तो एक पूरी तरीके से एक षड्यंत्र है भाजपा का, और भाजपा इलेक्शन कमीशन को आगे करके अपना काम करवा रहा है। जो हम लोग निकलेंगे, राहुल जी आएंगे, हम लोग साथ में जो है सड़कों पर बिहार में भ्रमण करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे। लोकसभा के सदन की कुछ मर्यादाएं हैं, कुछ परंपराएं हैं। सदन में एक तो सदन नहीं चलने दे रहे विपक्ष के लोग। मैंने अपील किया बार बार, अब अगर इस सदन में रोज सदन की कार्रवाई बाधित करेगा विपक्ष, लेकिन अगर जनहित में कानून बनाना आवश्यक है। आखिर क्रिटिकल मिनरल का बिल था कि जिसपे आज लिथियम पे पूरा भारत अभी भी चाइना पे डिपेंड है, और आज छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में लिथियम मिल रहा है। उसके माइनिंग के लिए जिस तरह से अमेंडमेंट बिल लेकर के आया गया, अब उसपे अगर लोग माननीय सदस्य बोल रहे, मैंने कहा आप लोगों में से बोलना चाहे तो आप भी बोलिए। अब इसके बाद पहली बार मैंने देखा कि कभी माननीय सदस्य कोई हंगामा करता है, बिल में कागज भी फाड़ देता है, लेकिन आज डिप्टी एडिटर गौरव गोगोई ने जिस तरह से कागज उठाया और लोगों को दिया और कागज फाड़ने के लिए कहा, तो आप अगर डिप्टी लीडर उस सदन में चेयर के ऊपर कागज फाड़ के फिकवाएंगे, तो चेयर तो एक तरह से उस सदन का कस्टोडियन है, चलाने की कोशिश कर रहा है। जिस तरह से चेयर के खिलाफ नारे लगाए गए, वो निश्चित तौर से संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि ऐसी हम लोग भी विपक्ष में रहे हैं, ऐसी घटना हमने नहीं देखी। और मैंने चेयर से कहा मैं कि आई एम ब्लीडिंग, और इस तरह के अगर इंसिडेंट्स होते हैं तो ये बहुत दुख का विषय है, क्योंकि द एंटायर नेशन इज वॉचिंग यू।
and everybody is seeing you and I am requesting you, you can participate in the debate, but debate में मत करिए। लेकिन आज सदन में जिस तरह कागज फाड़ना, उसको चेयर पे फेंकना, उनके खिलाफ नारे लगाना, ये मुझे लगता है डिप्टी लीडर अगर करे, जिम्मेदार, मैंने उनको कहा भी है, उसका कोई जवाब नहीं है। तो आपने बयानों को सुन लिया। अब हम अपने मेहमानों से कराते हैं तारुफ। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, तारुफ करा दें। हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए दरअसल मुन्ना खान साहब जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया मुन्ना खान साहब। प्रदीप भटनागर साहब हैं भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद प्रदीप भटनागर साहब। और डॉक्टर अभिषेक अहलावत साहब हैं हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषज्ञ के तौर पर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया डॉक्टर अभिषेक भाई आपका भी। अभिषेक भाई आपके पास ही आऊँगा सबसे पहले, और ज़रा बताइए आज सुप्रीम कोर्ट में जो दलीलें विपक्ष की तरफ से पेश की गई, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ टिप्पणियां भी की गई, क्या लग रहा है आज की सुनवाई को देखते हुए, आज की जो कार्रवाई हुई है सुप्रीम कोर्ट के भीतर, उसको लेकर क्या कुछ आपको लग रहा है? फिर उसके बाद राजनीतिक भी लोगों के पास चलेंगे। जी, जैसा कि अब्दुल भाई आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में भी इस पे चर्चा हुई और सड़क पे भी चर्चा हुई, संसद के सामने जो है विपक्षी दलों, इंडी ब्लॉक के जो जितने नेता थे उन लोगों ने बड़ा गंभीर प्रदर्शन उनके चल रहे हैं 2-3 दिन से। मेरा सवाल ये है, मैं छोटी सी अंडरस्टैंडिंग के साथ, ये हम पैनल में जितने भी लोग बैठे हैं, चाहे कांग्रेस के हों, चाहे बीजेपी के हों, चाहे आप भी हों अब्दुल भाई, अभी तक की जो हमें जानकारी प्राप्त हुई उससे हमें पता चलता है कि वोटर लिस्ट में कहीं ना कहीं गड़बड़ है। मुन्ना भाई साहब कह रहे हैं कि हमारी वोट के साथ चोरी हुई है और कहीं ना कहीं उनको नुकसान हुआ है, जिसकी वजह से वो चुनावी नुकसान में है। प्रदीप भाई भले ही ना कह रहे हो, परंतु इनकी पार्टी की तरफ से बहुत पहले से ये कहा जाता है कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या इलीगल वोटर्स इंडिया में हैं, जिनको आइडेंटिफाई करना चाहिए, जिनके ऊपर वर्क करना चाहिए। देखिए, अब आते हैं कि इसके ऊपर किस तरीके से काम हो सकता है, किस तरीके से इन्हें आइडेंटिफाई किया जा सकता है, किस तरीके से इनको खत्म किया जा सकता है। मैं अपने दोनों साथियों से जानना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी असम में ये शुरुआत की थी एनआरसी की, बांग्लादेशी मुस्लिमों के पहचान के लिए ये शुरुआत की गई थी, नेशनल रजिस्ट्री ऑफ सिटीजनशिप, ये कांग्रेस ने ही शुरुआत की थी। मैं ये जानना चाहता हूं, अगर ये रास्ता सही था, और मेरे ख्याल से यही एकमात्र रास्ता है ये पहचानने का, अगर एक गवर्नमेंट जानना चाहती है, हम इसी के ऊपर क्यों, उसके कंधे पे रख के बंदूक क्यों चला रहे हैं? चलिए, भारत सरकार का काम है, ठीक है, वो आइडेंटिफाई करे कि कौन भारत का नागरिक है, कौन नहीं। चलिए, पॉइंट आया आपका, और पॉइंट आया, प्रक्रिया है वो एनआरसी है। ठीक है, मैं पॉइंट जानना चाहता हूं कि बीजेपी और कांग्रेस के हमारे साथी इससे अलग क्यों भाग रहे हैं? चलिए, ठीक है, पॉइंट आ गया। मैं एक छोटा सा 30 सेकंड, हाँ। 30 सेकंड। देखिए, हमारी संसद ने इस संसद सत्र में 8 विधेयक पास किए गवर्नमेंट ने। मैं कांग्रेस के जो इल्जाम हैं उन सबके साथ इत्तेफाक रखता हूं कि कहीं ना कोई दिक्कत है, परंतु कांग्रेस के पास एक बहुत बड़ी बैटरी है वकीलों की। भारत के सबसे ज्यादा काबिल वकील जो हैं वो कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं, सबसे महंगे वकील भी कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं। ठीक है सर, मेरे को ये जानना है कि कांग्रेस पार्टी इस चीज को कोर्ट में क्यों नहीं लड़ रही है, अपनी इस बैटरी ऑफ, ठीक है, वो मैं लेकर जाऊंगा के साथ, जब ये संसद के बाहर संसद को ठीक है, वो कांग्रेस के पास सवाल लेकर जाएंगे, वो कांग्रेस के साथ 8 इन्होंने ठीक है अभिषेक भाई, कैसे होने दिए बीजेपी के। ठीक है अभिषेक भाई, आपका पॉइंट आ गया, अभिषेक भाई पॉइंट आ गया आपका, जो आप कहना चाह रहे थे। मैं प्रदीप भटनागर के पास जा रहा हूं। प्रदीप जी, मैं कांग्रेस से भी सवाल करूंगा जो अभिषेक जी कर रहे हैं। प्रदीप जी, सवाल ये है कि क्या, क्योंकि अलग अलग सोशल एक्टिविस्ट को भी मैं सुन रहा था, कई जर्नलिस्ट को भी देख रहा था जो ग्राउंड पर भी थे अलग अलग जगहों पर, वहां पर दरअसल जो गांव वाले हैं उनमें इस बात का खौफ है कि कहीं उनका नाम ना कट जाए, और जो डेडलाइन है वो बहुत जल्दी है, बहुत जल्दी डेडलाइन दे दी गई है चुनाव आयोग की ओर से। ये हड़बड़ी कहीं तो नहीं की गई है चुनाव आयोग की तरफ से, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा जो गड़बड़ियों वाली शंका देखने को मिल रही है, क्योंकि कई बीएलए भी कह रहे हैं, बीएलओ भी कह रहे हैं कि हाँ कुछ गड़बड़ी हो सकती है। मेरा सवाल यह है कि क्या आपको यह लगता है कि चुनाव आयोग की तरफ से कहीं जल्दबाजी तो नहीं कर दी गई है? क्योंकि 2003 में भी जब यह प्रक्रिया की गई थी तब चुनाव में तकरीबन 2 साल का वक्त था। बिल्कुल आदरणीय हसन साहब, आपने जो सवाल पूछा है बड़ा ईमानदारी से और सच्चे मन से दूंगा।
पहले चीज तो ये बता दूं, मैं देश सुन रहा हूँ मुझे और जो साथ बैठे वो भी सुन रहा हूँ कि 1 अगस्त को सप्लीमेंट्री निर्वाचन आयोग ने जारी कर दी थी अपना वोट देखने के लिए। जिस चीज को कह रहे हैं ना आप जल्दी, जी, तो जल्दी को 1 महीने का टाइम दिएगा, 20 दिन, कम नहीं होते 31 दिन। जब सप्लीमेंट आपको एक और बता दूं, भारतीय जनता पार्टी हो, आरजेडी हो, जेडीयू हो, चाहे कांग्रेस हो, जो बीएलए होते हैं, जो अपॉइंट करते हैं निर्वाचन आयोग, उनके साथ पार्टी के बीएलए काम करते हैं। ठीक है। और बीएलए का काम होता है पार्टी के माध्यम के द्वारा कि मेरे वोटर का नाम तो नहीं कटा, और कटा है तो उसको कार्य भरने का काम होता है, तो जो प्रतिक्रिया चलती है। बिल्कुल क्या कांग्रेस ने अपने बीएलए छोड़ नहीं रखे? 17,700 से ऊपर बीएलए आरजेडी के हैं और 1,000 से ऊपर कांग्रेस के हैं। ठीक है। 2,000 के आसपास भारतीय जनता पार्टी के हैं। ये अपने वोटरों को जोड़ रहे हैं। और अभी जो मुद्दा उठाया है, जो मिस्टर विशेष के साथ बैठे मेरे साथ, कि सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं जा रहे, जो रोड पे लड़ रहे हैं। देखिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो पार्लियामेंट का कानून बनाते हैं हसन साहब, वो बिना परमिशन के, बिना कानून के उसमें रोड पे। ठीक है, लेकिन प्रदीप जी आपने जो 1 महीने वाला बोला ना, मैं वही कह रहा हूं, 1-2 महीने आपको लगते हैं सफिशिएंट हैं? ये मैं भी जवाब दे देता हूँ आदरणीय हसन साहब। 1 महीने का टाइम दिया जाता है बीएलए नॉट ए बीएलए और बीएलओ को, कि वो जाके अपने लिस्टों में देख सके किसका नाम कटा है, किसका नहीं कटा है। अगर लिस्ट कट भी गया है, वो नाम दोबारा जुड़ जाता है और उसके बाद ही 15 दिन की प्रतिक्रिया चलती है, क्योंकि 1 महीने बाद फिर सप्लीमेंट्री आएगी जुड़ के जो नाम कटे हैं। 15 दिन के लिए फिर जो 15 दिन का फिर खुलेगा ये नाम जोड़ने के लिए। अरे कांग्रेस को 150 साल होने जा रहे हैं देश में, क्या सिखाना पड़ेगा अभी भी कि चुनाव कैसे होता है, कैसे नहीं होता? ठीक, ये तो वो राजा राजकुमार लोग हैं जो राजीव गांधी की जब हत्या हो जाती है तो चुनाव भी कैंसिल हो जाता है। अभी एक वीडियो आपको फोटो दिखाऊं, एक फोटो में राजेश खन्ना, राजीव गांधी जी और सोनिया गांधी एक साथ वोट डाल रहे हैं। बताइए ये उल्लंघन है या नहीं है? नहीं, चले ठीक है, उस पर भी मैं आऊंगा। मेरा सवाल सीधा था यही। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस का अगर जिक्र करूं, मुन्ना खान साहब, आज जब सुप्रीम कोर्ट में टिप्पणियां की गई विपक्ष की दलीलों पर, सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो विपक्ष कह रहा था कि आधार को जो है पहचान के अलावा दूसरा एक और पहचान के अलावा और होना चाहिए, आधार को इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए, इसमें इंक्लूड करना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया था आधार का एक्ट 9 जरा देखा जाए, जिसमें उसमें कहा गया है कि आधार सिर्फ पहचान का ही दस्तावेज है, उसके अलावा नहीं है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो आप लोगों की दलील थी कि कुछ लोग मृत पाए गए हैं, हालांकि वो जीवित हैं लेकिन उनको मृत घोषित कर दिया, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि भाई अगर मृत घोषित कर दिया गया, क्योंकि उन लोगों को बाकायदा ले गए थे विपक्षी दल कि आप लोग जाइए और बताइए, और वहां पर जब वो लोग बताने लगे कि हाँ हमारा वोटर लिस्ट में नाम कट गया है, मुझे मृत घोषित कर दिया, मुझे मृत, तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि ये तो हास्यास्पद है। आप लोग एक बात बताइए, 12 दिन बीत गए हैं, आप लोगों ने किसी भी तरह की टिप्पणी क्यों नहीं की? आप लोगों ने किसी भी तरह की जो है आपत्ति दर्ज क्यों नहीं की? ये बड़ा सवाल है ना मुन्ना खान साहब। देखिए, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद और आपके टीम का धन्यवाद, जो हमारे दोस्त बैठे हैं उसका धन्यवाद। आज सवाल लड़ाई सत्ता पक्ष और विपक्ष का नहीं है। आज लड़ाई श्री राहुल गांधी जी या नरेंद्र मोदी जी की नहीं है। आज लड़ाई हक की है, और उस हक की जो एक आदमी और एक वोट, इसकी लड़ाई है। उस अधिकार की लड़ाई है जो जनता अपने मत के हिसाब से कैंडिडेट को सेलेक्ट करती है, चुनने का काम करती है। आज आपने काम क्या किया? सारा बेड़ा गर्क करने का काम किया। बनारस के आप अगर लोकसभा सीट की बात करें, मुन्ना भाई तो जो अरे, वोट के आंकड़े हैं, देखिए प्लीज, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला। मुन्ना खान साहब, मैंने किसी के बीच में नहीं भारत की कोर्ट पे भरोसा है कि नहीं? मुन्ना खान साहब, सुप्रीम कोर्ट में कल भी सुनवाई होगी, लेकिन आज की तारीख में जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो ये कहा गया कि चुनाव आयोग जो कर रहा है वो तो ठीक ही ठाक है ना, उसमें क्या गड़बड़ी है, उसमें क्या गलत है? और नहीं, अगर गलत कहीं ना कहीं तो कपिल सिब्बल जैसे, अभिषेक सिंघवी जैसे, नहीं, अभी आज की टिप्पणी जो कही गई है सुप्रीम कोर्ट की ओर से, उसमें यही इशारा कर रहे हैं। उन्होंने साफ कहा कि अगर कुछ लोग मृत थे तो अगर 12 दिन हो गए, उसमें आपत्ति आप लोगों ने दर्ज क्यों नहीं कराई? दूसरा सवाल जो अभिषेक जी कर रहे थे कि
अगर आप लोगों को इतना ही दिक्कत है तो आप लोग क्यों नहीं इस पर केस दर्ज करा रहे हैं, या फिर आप लोग क्यों नहीं जा रहे हैं? अब मैं जवाब दे दूं? बिल्कुल दीजिए मुन्ना जी। मेहरबानी होगी, कोई बीच में डिस्टर्ब ना करे। एक शेर है कि लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा। आज देश में शाह और सहनता के द्वारा यही चला बताइए, आपको सुप्रीम कोर्ट और पे आज भरोसा यही है कि रचा नहीं? जा रहा है। फिर देखिए बीच में देश के डिस्टर्ब। कॉन्स्टिट्यूशन पे कांग्रेस पार्टी को भरोसा है कि नहीं? मेरे को है, कांग्रेस आप पार्टी पे भी एंकर हैं भरोसा क्या? है, आपको कांग्रेस पार्टी सवाल के पे वकीलों सवाल पे जाग भी रहे हैं। भरोसा है। नहीं, आप सवाल पे सवाल क्यों दाग रहे हैं? बोलिए मुन्ना जी, मुन्ना जी अपना जवाब क्यों दीजिए। छोटा सा एक आंसर दे दीजिए, ये क्लियर हो जाएगा। नहीं, सुप्रीम हम ये जानना चाहते हैं कि जिस पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को, जो सबसे मुख्य विपक्षी दल है, सुप्रीम कोर्ट को हमने वोट देकर इनको मुख्य विपक्षी दल बनाया, एलओपी के पोजीशन पे है राहुल गांधी जी। ठीक है मैं अभिषेक जी, जानना चाहता हूँ 8 विधेयक कैसे पास हो गए पार्लियामेंट से? ठीक। अरे मैं ये बिना पूछ रहा हूँ, कांग्रेस जिस की चर्चा में लोकसभा सीट पे 11 लाख वोट थे, 12,87,000 वोट कैसे हो गए, ये पूछ रहा हूँ। 8 चोरी बिल होती ना पास हो चोरी? गए। मुन्ना खान साहब, 8 आप बिल जवाब पास दो कर ना। दिए सरकार ने। आप सोच सकते हो हमारे आपके वोटर के साथ कितना मैं अन्याय कर बार दिया बार होगा कह रहा इन्होंने। हूँ कि मैं सवाल जानना चाहता सरकार हूँ से आपने नहीं चर्चा में है, हिस्सा क्यों सवाल नहीं लिया? चुनाव आयोग से है, और चुनाव मुन्ना आयोग जवाब साहब, दे। मैं आपको बीजेपी ये के कह रहा प्रवक्ता हूँ, क्यों मैं जवाब दे आपका रहे? वोटर हूँ, मैं एक भारत का नागरिक हूँ, और आप अरे, एक अब्दुल जी इसे ही बुलवाइए, हम लोग का माइक बंद। ठीक है डॉक्टर, नहीं नहीं नहीं, आप थोड़ी ना बताएंगे सर किसका माइक बंद करना नहीं करना। अभिषेक भाई रुकिए ना, अभिषेक भाई रुकिए प्लीज, अभिषेक भाई रुकिए। मुन्ना खान जी अपनी बात पूरी कीजिए, और अगर अभिषेक भाई को कोई आपत्ति हो रही है आपकी बात पे, तभी वो आपसे क्रॉस क्वेश्चन कर रहे हैं ना मुन्ना खान साहब। आप किसी को रोक तो नहीं सकते ना अगर वो सवाल कर रहे हैं तो। मुन्ना खान जी अब पहले अपनी बात पूरी कीजिए। मैं बात तो अपनी पूरी कर लूं, अभिषेक जी 10 सवाल कर ले, हमें कोई आपत्ति जी, नहीं है। बात कीजिए। लेकिन अगर मैं अपनी बात रख रहा हूँ बीच में, मैं भी नहीं समझ पा रहा और दर्शक भी नहीं समझ ठीक पा है, रहे। आप अपनी बात रखिए, सीधा सवाल था मेरा। मैं ये कह रहा हूँ, अभिषेक जी कई बार मेरे साथ डिबेट में बैठे, अच्छे व्यक्ति है, मैं इसे कोई दिक्कत नहीं। सवाल ये, मैं अपनी बात तो रख लूं, एक बार आप सवाल करें मैं जवाब दूंगा। सवाल आज चोरी और सीना जोड़ी का है। सवाल कांग्रेस पार्टी या अन्य दल या हमारे राष्ट्रीय नेता श्री राहुल गांधी जी सवाल आज चुनाव आयोग से कर रहे, जवाब बीजेपी के प्रवक्ता क्यों दे रहे? वो जब बार बार राहुल गांधी जी कह रहे हमने चोरी पकड़ी, हमारे पास सबूत है। अगर चुनाव आयोग को लगता है कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं तो एफआईआर करे, उसे जेल भेजने का काम करे। देरी क्यों है? हलफनामा बार बार चुनाव आयोग कह रहा है कि राहुल गांधी को आप दो। अरे आप हलफनामा दो ना कि राहुल गांधी जी झूठ बोल रहे हैं, ठीक है, वो भ्रम फैला रहे हैं। आपको क्यों देरी रही? आपको प्रदीप भटनागर, मैं आपके पास आ रहा हूं मुन्ना खान के सवाल के साथ। कह रहे हैं कि भाई चुनाव आयोग से सवाल हो रहा है तो बीजेपी क्यों जवाब दे रही है? मुन्ना साहब राहुल गांधी जी की तरह अनपढ़ वाली बातें ना कीजिए, मेरा निवेदन है आपसे। सरकारी संस्थान है, वो राजनीतिक पार्टी या दल नहीं है, उसका कोई मुखिया नहीं है। आप सरकारी संस्थाएं चाहे देश की कोई भी हो, वहां पहले आपको पत्रावली करनी पड़ेगी आपको, जिसके जवाब में हो। जब आप सर्वोच्च न्यायालय चले गए तो आपको सर्वोच्च न्यायालय पे विश्वास नहीं मिला, भाई सर्वोच्च न्यायालय पे भी मानना पड़ेगा ना। जब सर्वोच्च न्यायालय में आपने सारी पूरी की पूरी एक फौज खड़ी कर दी है वकीलों की, क्या उन पे एतबार नहीं है? जो राहुल गांधी जी को रोड पे लड़ना पड़ रहा है बिना परमिशन की। देश के राजकुमार को चीज समझनी चाहिए कि देश के आप राजकुमार हैं, आपको धूल लग जाएगी, धूल मट्टी लग जाएगी, गर्मी लग जाएगी, आपको एसी में रहना है। आपको आप जनता की लड़ाई के लिए हमारे राजकुमार होते तो 4000 किलोमीटर पैदल चल करके गरीबों की आवाज, मजदूरों की आवाज, अपाहिजों की आवाज, किसानों की आवाज, सभी की आवाज सुनने वाले वो राजकुमार नहीं होते। राजकुमार 10 लाख के सूट पहनने वाले होते, राजकुमार ढोंगी होते हैं, राजकुमार वो होते हैं जो कहते हैं मैं फकीर हूँ, बाद में 12-12 करोड़ की गाड़ियों में घूमते हैं। फोटो खिंचवाने का शौक है, पूरे विश्व में देश घूमने का शौक है, वो राजकुमार है। राजकुमार वो नहीं है जो 4000 किलोमीटर रोडों पे चला हो, जो संघर्ष कर रहा हो, जो गरीबों की आवाज उठा रहा हो, मजदूरों की आवाज उठा रहा हो, मजलूमों, पीड़ितों, शोषितों की आवाज उठा रहा हो। नहीं, कौन मजदूर? ठीक है मुन्ना खान साहब, मुन्ना खान साहब सवाल देखिए ये है ना सीधा, जो डॉक्टर अभिषेक भी कर रहे हैं और प्रदीप जी भी कर रहे हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट अगर कोई टिप्पणी कर रहा है तो क्या आपको विश्वास नहीं है? कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट पर अब विश्वास नहीं रहा है क्या?
आप चलिए चुनाव आयोग पर सवाल कर रहे हैं, ठीक है, आपके पास कुछ आधार है, कुछ तथ्य हैं आपके मुताबिक, वो आप सामने पेश करके आप उसको सवालों के घेरे में ले रहे हैं। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट कोई टिप्पणी कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट कोई बात कर रहा है, क्या आपको सुप्रीम कोर्ट पर भी विश्वास नहीं रहेगा? मुन्ना खान साहब, फिर आ रहा हूं अभिषेक जी आपके पास। नहीं, सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास है, उच्च न्यायालय है, माननीय है, सभी का विश्वास है, सभी का यकीन है। सवाल आज सुप्रीम कोर्ट का नहीं है, सवाल आज चुनाव आयोग का है, और चुनाव आयोग से सवाल हो और बीजेपी के प्रवक्ता जवाब दे, ये देश देख रहा है। हर आदमी को पता है कि उसका जो मत का अधिकार था, उसके मत को हनन करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। जो संवैधानिक संस्था बार बार भटनागर जी कह रहे हैं, उसे असंवैधानिक बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने और देश के प्रधानमंत्री। अरे जो मैं क्या कह रहा हूं ना मुन्ना खान साहब, रुकिए ना, भटनागर साहब रुकिए, मैं क्या कह रहा हूं, आप कह रहे हैं असंवैधानिक है, आप कह रहे हैं तमाम जो बातें कर रहे हैं, आप दलीलें पेश कर तो रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट में जो दलीलें पेश कर रहे हैं उसी पर तो सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी कर रहा है, और जो टिप्पणी कर रहा है वो तो कह रहा है कि ये कैसी बातें आप लोग कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ये मृत है, और अगर मृत हैं और ये जीवित हैं, 12 दिन बीत गए, क्यों नहीं अभी तक आपत्ति दर्ज की? वो यही तो कह रहा है ना सुप्रीम कोर्ट। ये तो हास्यास्पद हो गया ना, ये पॉइंट है। अभिषेक जी आइए जरा। जी, मैं इस डिबेट में एक छोटी सी बात डालना चाहता हूं कि हम सब ये इस बात से सहमत है कि जो वोटर लिस्ट है उसमें कुछ गड़बड़ है, कुछ लोग गलत ऐड हैं और कुछ लोगों का गलत नाम काटा गया है। इस तरीके का आरोप विपक्ष भी ला रहा है, और बाकी जो सिविल लोग हैं वो भी इस बात का इल्जाम लगाते रहे हैं, बीजेपी वाले भी इस तरीके का इल्जाम लगाते रहे हैं। मेरा सवाल बस इतना सा है कि इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन बताइए। मैं एक नागरिक के तौर पे ये जानना चाहता हूं, मैं जो मुन्ना खान साहब ने कहा, जो राहुल गांधी जी ने कहा कि हर वोट का महत्व है, मैं आपसे सॉल्यूशन चाहता हूं। क्या जो मेरी समझ है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिया है, वो 3 तरीके के सॉल्यूशन हैं हमारे पास। पहला ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये कहता है कि हम कोर्ट में जाएं और कोर्ट में जो चीज हमें गलत लगती है हम अपने हिसाब से सबूत रखें। दूसरा सॉल्यूशन यह है कि अगर आपको इलेक्शन कमीशन पे थोड़ा सा भी भरोसा है तो एक हलफनामा आप उसके सामने दीजिए, एक एफिडेविट दीजिए। कोर्ट में भी आप एफिडेविट दे देते हैं, एफिडेविट का कोई ज्यादा मतलब नहीं है, मतलब बस ये है कि जो इल्जाम मैं लगा रहा हूं मुझे भरोसा है ये सत्य है, और अगर ये झूठ है तो मेरे ऊपर भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। एफिडेविट देने का परिणाम ये होता है। ठीक है, आइए मुन्ना खान साहब। अगर आप एफिडेविट देने से डर रहे हैं तो हमारे लिए एक शक का विषय है। अब तीसरी चीज जो मैं जोड़ना चाहता हूं, आप जनता से मदद मांग रहे हैं मुन्ना खान साहब, मैं समझ रहा हूं, पर वो तो आपको वोट के थ्रू मिलेगी। भाई जनता आप क्या चाहते हैं, हम आके आग लगा दें? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अधिकारियों को ऑफिस से निकाले, उन्हें चौराहों पे हम सजा दें? ये भारत में संभव नहीं है। हमारे देश की जनता। आइए मुन्ना खान साहब, आइए जवाब दीजिए अभिषेक जी का, फिर प्रदीप जी के पास जाऊंगा मैं। नहीं, मैं अभिषेक जी का जवाब क्या दूं। अभिषेक जी ने अब तक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से ये नहीं पूछा कि जब बार बार चोरी के इल्जाम चुनाव आयोग पे लग रहे तो आप क्यों जवाब दे रहे हैं? अगर वाकई में भारतीय जनता पार्टी जी ने दे दिया ना, अगर भारतीय जनता पार्टी सच के साथ है तो आए विपक्ष के साथ। वो तो खुद प्रदीप जी ने दे दिया ना, प्रदीप भटनागर जी ने। जब बार बार आपके ऊपर चोरी का इल्जाम लग रहा है तो आप उसकी वेरिफिकेशन करवाइए, जांच करवाइए। अगर गलत निकलता है तो राहुल गांधी को जेल में डालिए। भ्रम फैलाने का काम राहुल गांधी क्यों करेगा? जब वो कह रहा कि मैं तथ्य के साथ बात कर रहा हूं, मैं तथ्यहीन सवाल नहीं कर रहा। ठीक है, हमने 6 महीने मुशक्कत करने के बाद हमने चोरी पकड़ी है, और चुनाव आयोग अगर डाटा देता है तो मैं ये भी साबित कर दूंगा कि ये चुनाव आयोग जो आज देश का प्रधानमंत्री बना है, ये चोरी करके देश। चलिए ठीक है, मैं इस पर जा रहा हूँ प्रदीप जी के पास। सरकार में इतना बड़ा यही पॉइंट लेकर मैं प्रदीप जी के पास जा रहा हूँ। मुन्ना खान साहब, प्रदीप जी, अगर एक सांसद, नेता प्रतिपक्ष सामने आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तमाम चीजें दिखाते हैं, और जब उस पर ग्राउंड पर जाते हैं, कुछ रिपोर्टर्स जाते हैं, कुछ लोग जाते हैं, तो वहां पर जब हम ग्राउंड रिपोर्ट भी देखते हैं, वहां पर भी बाकायदा ऐसा नजर आता है कि एक घर में 10 वोटर्स हैं, लेकिन वहां पर रह 2 ही लोग रहे। बहुत सारी चीजें ऐसा देखने को मिलती हैं, यानी कि जो अभिषेक जी कह रहे हैं कुछ गड़बड़ियां हैं, वो हो सकती हैं। अगर ये चीजें देखने को मिल रही है तो क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि हां, इस जो चुनाव की चोरी का जिक्र हो रहा है, चोरी नहीं लेकिन गड़बड़ियां जरूर है?
देखिए, मैं सबसे पहले तो देखिए, अगर गड़बड़ की बात है, मैं तो नेता प्रतिपक्ष को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस बात की उंगली उठाई निर्वाचन आयोग के। बार बार ये एक चीज और बोल रहे हैं मुन्ना खान साहब की बीजेपी जवाब क्यों देती है। खान साहब, आपको बुलाना नहीं चाहिए था। पहली चीज तो आपको बुलाना ही नहीं चाहिए था बीजेपी को, इनसे बुलाना चाहिए। हाँ, पहली चीज। दूसरी चीज, मैं मुन्ना खान साहब को बताना चाहूंगा, 2013 से लेकर 14 तक कांग्रेस सरकार थी, तो बम्पर वोटों से भारतीय जनता पार्टी की 300 से ऊपर 330 से ऊपर सीटें कैसे आ गई, और एनडीए मिला के तो और ज्यादा हो गई। तो क्या कांग्रेस ने धांधली करी थी क्या? उसके बाद अगर भारतीय जनता पार्टी ने गड़बड़ करी थी, सर एक सेकंड, अगर गड़बड़ करी थी तो फिर कांग्रेस 99 पे क्यों आ गई साहब? कांग्रेस तो 0 जानी चाहिए थी और भारतीय जनता पार्टी के 400 सांसद आने चाहिए थे। मगर इसका जवाब कोई नहीं देगा, क्योंकि ये अपने जवाबों में, अपने सवालों में घिर चुके हैं। और बता देता हूं, जब से एक सप्लीमेंट्री आई है साहब, भारतीय जनता पार्टी के जितने बीएलए हैं 5 लाख लोगों के फार्म भरवा चुके। आपकी, हाँ ठीक है प्रदीप जी, थोड़ी वॉइस आपकी ब्रेक हो रही है, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। अभिषेक जी, आपके ही पॉइंट पर कुछ रेस करना चाह रहे थे, अपना पॉइंट। अभिषेक जी, क्या कह रहे हैं आप? जी, मैं छोटा सा पॉइंट ये रेस करना चाहता हूं, ये गवर्नमेंट के खिलाफ। ये गवर्नमेंट आज से, जब से बीजेपी सत्ता में भी नहीं आई थी, तब से कहते हैं कि इलीगल इमिग्रेंट्स इंडिया में हैं, और उनके वोटों को बना के इन्होंने वेस्ट बंगाल में भी ये इल्जाम लगाया। देखिए तो प्रदीप जी, मेरे को समय दीजिए, मैं किसी पार्टी से नहीं हूं, मेरे को थोड़ा सा सवाल करने का मौका दीजिए। मेरा सवाल ये है, जब आपको पता है समस्या ये है और पिछले 11 साल से आपकी सरकार है, आपने क्या किया इसको सोल्व करने के लिए? मैं बस इतना जानना चाहता हूं। प्रदीप जी। जी बिल्कुल, क्या देखिए, आपके सामने असम आपके सामने है, त्रिपुरा आपके सामने है। आसाम में एनआरसी की शुरुआत कांग्रेस ने की थी, आपने नहीं की। कांग्रेस ने बचाने का काम करता, श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1 करोड़ से ऊपर बांग्लादेशी बसवाए थे कांग्रेस ने। और जितनी झुग्गियां, जितनी स्लम कॉलोनी है, सिर्फ कांग्रेस की देन है। जो स्लम कॉलोनी आज तक पड़ रही है नालों किनारे किनारे, केवल वोट बैंक के लिए। अगर मैं आज बताऊं, अगर आज उत्तर प्रदेश के अंदर जो काम इस समय बिहार में हो रहा है, ये काम उत्तर प्रदेश के अंदर होगा। एक घर में उत्तर प्रदेश में भी, गाजियाबाद जिले की बता रहा हूँ, 50-50 वोट है साहब। अब तक आपकी सरकार सो क्यों रही है? अगर ये गड़बड़ियां हैं, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ प्रदीप जी, आपकी सरकार सो क्यों रही है? फिर आप गलत हैं यहाँ पे। आप सरकार को ना बोलिए काम के लिए, ये एक संस्था का काम है, जो एक भारत की संस्था है। हमारा काम है सरकार में पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते उसको एक पत्रावली के नाते पत्रावली देना, निर्वाचन आयोग को शिकायत करना, और शिकायत तो उनका काम है, काम करना। सरकार निर्वाचन आयोग नहीं है। तो आप भी निर्वाचन आयोग को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं प्रदीप जी, कि इसमें गलती निर्वाचन आयोग की है, तो फिर तो आप लाइन राहुल गांधी जी की और मुन्ना भाई की ही तो कर रहे हैं। एक मिनट, नहीं, मैं गलती, देखिए मेरी बात सुनिए, सरकारी संस्था को गलती निकालना मेरा काम नहीं है। अगर इतने लाखों 7.8 करोड़ लोगों में अगर इतने लोगों के नाम कटे और उसके लिए 1 महीना सुधार के लिए दिया गया है, उस काम पे भी वही अधिकारी काम करे जो नाम कटे। नहीं सर, अब मैं आ रहा हूँ बीच में। अब मेरा सवाल है, वही चीज घुमा फिरा के वही सवाल आ जाएगा कि 1 महीना क्या आपको लगता है परिपूर्ण है? आपको लगता है 1 महीने के भीतर इस तरह की चीजें हो सकती हैं? 1 महीने की डेडलाइन ही तो वही तो लोगों के अंदर खौफ पैदा कर रही है, वही तो डर पैदा कर रही है। नहीं हसन साहब, ये तो कॉमन चीज है। किसी प्रदेश के अंदर वोटिंग का, चुनाव का टाइम आता है तो उससे 3 महीने पहले नए वोट बनने चालू हो जाता है। फिर एक सप्लीमेंट्री आती है, फिर उसके बाद बता रहा हूँ आपको, जब 1 महीने में, तब फिर सप्लीमेंट्री आएगी जो नाम जोड़ेंगे, फिर एक रीसप्लीमेंट्री भी आएगी, और फिर 15 दिन का टाइम भी आएगा। अरे कांग्रेस तो पुरानी है भाई चुनाव लड़ने में, तो कांग्रेस को मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगा कल का बच्चा। भाई उंगलियों में चलती है निर्वाचन आयोग, ये तो चुनाव अधिकारियों को राज्यसभा भेज देते हैं। लेकिन जो अभिषेक भाई सवाल उठा रहे थे कि आपने क्या किया उन इलीगल इमिग्रेंट्स को लेकर, अवैध प्रवासियों को लेकर, क्या भारतीय जनता पार्टी करती हुई नजर आई? क्या वो जमीन पर नजर आया है अभी तक? आपने बिल्कुल सही कहा हसन साहब, उसके काम के लिए बाकी सरकार रेगुलरली काम कर रही है, प्रदेश स्तर पे काम कर रही है। और बता दूं आपको, एक एग्जांपल बताइए सर, मैं बताता हूँ, घटना बताता हूँ।
हमने यहाँ से कम 550 लोग बांग्लादेश वालों ने लेने से बना कर दिया। लगभग 4 लाख से ज्यादा की संख्या UNHRC मानती है। UN ह्यूमन जो कमेटी है UN की, वो मानती है 4 लाख से ज्यादा। आप क्या मजाक कर रहे हैं कि आपने 500 लोग वापस भेज दिए? इसलिए मैं बहुत छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। इस भारत के अंदर पोलियो दूर करने के लिए 40 साल लगे। टीबी को दूर करने के लिए आज तक लड़ाई लड़ रहे हैं, फिर भी 1-2% रह गई है टीबी के लिए। ये वो 10 साल में जिस तरह की फिनोमिनल ग्रोथ हमने देखी है और आप ही की सरकार से देखी है, ठीक है, तो ये हमें ये बर्दाश्त नहीं है, ये बहाना हो सकता है। आप जैसे जीनियस लोग भी अगर थ्योरिकल बात करेंगे तो कैसे काम चलेगा? हम यहाँ प्रैक्टिकल बात करने के लिए बैठे सर। अगर गरीब तो मुझे अपनी करनी है, मैं झुग्गी में रहने वाला, मुझे अपना घर बनाने के लिए 20 गज 25 गज का मुझे जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी 7 साल, या फिर चोरी डकैती करूंगा मैं। ठीक है मुन्ना खान साहब, जो प्रदीप जी कह रहे हैं कि भाई अवैध प्रवासियों को बसाने की जिम्मेदारी जो थी वो कांग्रेस की थी और वो जिम्मेदार है पूरी तरीके से, और इतना अवैध प्रवासियों को बसा दिया है कि अब हम धीरे धीरे करके उनको वापस लौटा रहे हैं, और यही कारण है कि जो SIR का जिक्र कर रहे हैं, जो वोट कट रहे हैं, आप उसको वोट चोरी का नाम दे रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि हाँ तो कुछ गड़बड़ियां थी बस, और कुछ नहीं। देखिए, चुनाव आयोग ने अब तक ये नहीं कहा कि बांग्लादेशी वोटर थे जिसके हमने काटे। भारतीय जनता पार्टी जरूर बांग्लादेशियों की बात कर रही है। अभी हमारे मित्र अभिषेक जी ने कहा कि 11 साल से आपने कितने बांग्लादेशियों को चिन्हित किया है, कितने बांग्लादेशियों को आपने चिन्हित किया है, ये बताया है देश को या देश के मीडिया को, देश के लोगों को, कि कांग्रेस पार्टी ने 500, 1000, 2000, 5000 बांग्लादेशियों को बसाया है। ये भ्रम फैलाने का काम भारतीय जनता पार्टी का है। अगर कोई कांग्रेस पार्टी के नेता या देश के प्रधानमंत्री ने बांग्लादेशियों को बताया है तो प्रमाण के साथ, आप तथ्य के साथ बात कीजिए, तथ्यहीन बातें न करें। आप बांग्लादेशी को बताने का काम कभी भी कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया। और ये जरूर है, आप सुन तो लें, ये जरूर है कि NRC लाने का काम कांग्रेस ने किया था कि अगर कोई संदिग्ध हमारे देश में है तो उसे हम चिन्हित करें और उसे देश वापस भेजने का काम करें। ये काम कांग्रेस ने किया। कांग्रेस ने किसी को बसाने का काम नहीं किया। और एक बात, दूसरी बात, इनसे अगर प्रेजेंट टाइम में आप सवाल करेंगे, आज वोट के चोरी का मसला है, तो ये बात करते करते कभी लाल किला, कभी ताजमहल और कभी ये जमा मस्जिद पहुंच जाएंगे। इनकी आदत है। ये प्रेजेंट टाइम में अब तक नहीं बता पाए कि सवाल चुनाव आयोग से है तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जवाब क्यों दे रहे। एक कहावत है कि एक राजा की जान एक तोते में हुआ करती थी, आज वही राजा की जान कहीं ना कहीं पकड़ी गई है। मैं एक बनारस का एग्जांपल सीधा सा दे रहा हूँ, बायोडाटा के साथ दे रहा हूँ कि वोट 11 लाख से 12,87,000 वोट कैसे पड़ गए बनारस लोकसभा पे। ये जवाब दे, चुनाव आयोग को भी जवाब देना पड़ेगा। जिस तरीके से हमारे राष्ट्रीय नेता श्री राहुल गांधी जी ने कहा कि अगर आप रिटायरमेंट भी हो जाएंगे तो मैं ढूंढ करके निकालूंगा, और चुनाव आयोग ने समझे कि सरकार हमेशा बीजेपी की रहेगी। माना कि तो कयामत है, पर कयामत तक तो नहीं, ये सरकार जाने वाली है। ठीक है प्रदीप जी, जवाब दे दीजिए जरा, फिर मैं आ रहा हूं अभिषेक भाई आपके सरकार में शामिल है। प्रदीप जी जवाब दे दीजिए। आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने जितने भी, चाहे पेगासिस हो, चाहे कोई भी फोन टेपिंग के जितने मामले लगाए, चाहे उन्होंने राफेल घोटाले के लगाए, क्या हुआ? मुंह की खानी पड़ी ना, और माफी मांग के मुंह काला करके बेचारों को आना पड़ा सर्वोच्च न्यायालय से और न्यायालय से भी। जो ये कह रहे हैं कि एक परमाणु बम फटने वाला है, वो 5 तारीख को फटना था, अब तक बम ही नहीं फटा। हम तो खुद ढूंढ रहे बम कहाँ फटेगा, क्या फटेगा। ये कम बड़ा परमाणु बम है। चोरी से देश के प्रधानमंत्री चुने गए, चोरी से तुम्हारे सारे मंत्री बने, ये कम बड़ा परमाणु बम है। शर्मदार को शर्म आनी चाहिए। राहुल गांधी में समस्या यही, अभी आपके सामने एक अभी हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी, अभी हमारे सांसद बोल रहे थे कि इन्होंने कितनी बदतमीजी करी नेता विपक्षों ने। जितने सांसद थे कि जो कागज दिया गया उसको फाड़ के उन्होंने सीट पे फेंका। ठीक है, चलिए ठीक है, मैं क्लोजिंग कमेंट ले रहा हूं जरा अभिषेक भाई से, मैं क्लोजिंग कमेंट ले रहा हूं। अभिषेक भाई, क्या लगता है आपको, राहुल गांधी या कांग्रेस की बातों में कितना दम लग रहा है और चुनाव आयोग की प्रक्रिया में कितना दम लग रहा है? सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को लेकर भी आप बताइए जरा, एक लबोलबाब क्या नजर आया आपको? हाँ जी अब्दुल भाई, मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं एक आम नागरिक हूं इस देश का, और आप और मैं, हम दोनों एक आम नागरिक हैं और हम चाहते हैं देश का भला हो। ठीक है, पर ऐसा लगता है कि अपोजिशन और सरकार दोनों कहूट्स में है, इन दोनों ने हाथ मिलाए हुए हैं।
आप देखिए पार्लियामेंट केवल 2 दिन चली और 8 बिल पास हो गए और कांग्रेस पार्टी अपोजिशन में होते हुए उस पर चर्चा तक करने नहीं गई। मुझे बहुत अफसोस है, बहुत दुख होता है। हम दोनों कमाते हैं, हमारा टैक्स जाता है, उससे वो पार्लियामेंट चलती है और उसके ऊपर ये दोनों ही पार्टी बिल्कुल भी सीरियस नहीं है कि कोई चर्चा हो। ठीक है, जाहिर है अब पार्लियामेंट नहीं चल रही है तो नुकसान आम जनता का ही होगा, टैक्स पेयर का ही होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस विषय पर विस्तार से बातचीत करने के लिए धन्यवाद। आप तीनों अपना कीमती वक्त निकालकर हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बने, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। और जाहिर तौर पर SIR पर अब सुप्रीम लड़ाई है। कल एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा सुनवाई होना है, क्या होगा उस पर वो देखने वाली होगी, लेकिन संसद जो नहीं चल पा रही है उससे नुकसान बहुत ज्यादा हो रहा है। फिलहाल इस खास पेशकश में इतने, एक छोटा सा ब्रेक के उस पर खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए हमारे साथ।